नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे थे अध्याय 23 यानी मानव का श्वसन तंत्र, और हमने पिछले वीडियो में बात की थी ऑक्सीजन के परिवहन की, और साथ ही मैंने दिए थे आपको 2 प्रश्न। तो आशा है आप लोगों ने कर लिए होंगे। चलिए उन पर नज़र डाल लेते हैं। एक, हीमोग्लोबिन में कितने फेरस आयन होते हैं, यानी 4 फेरस आयन होते हैं उसके अंदर, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम द्वारा होता है, तो रुधिर के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। ये हमने इस वीडियो में पढ़ा था, है ना। और आज जो हम बात करेंगे, आज हम करेंगे गैसों के परिवहन में कार्बन डाइऑक्साइड की बात, और जो इसका परिवहन है वो ज़्यादा होता है, यानी रुधिर जो है आयतन के अनुसार 50 to 60% कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने की क्षमता रखता है। लेकिन मानव रुधिर के अंदर 100 मिलीलीटर रुधिर में केवल 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका ही परिवहन ये करता है। और 3 तरह से ये होता है परिवहन। कार्बेमिनो यौगिक के रूप में तो 23% इसके द्वारा होता है ना, इसके रूप में 23% होता है इनका। और फिर उसके बाद दूसरा जो है आपका बाइकार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में सबसे ज़्यादा होता है 70% के लगभग। और प्लाज्मा में घुली अवस्था में या भौतिक विलयन के रूप में इसका होता है 7%। ठीक है, तो एक एक करके अपन तीनों के बारे में जानकारी लेते हैं कि कार्बोमिनो यौगिक में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 23% जो है परिवहन होता है हीमोग्लोबिन के NH2 समूह के संयोजन के फलस्वरूप। ठीक है, जब ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है उसके NH2 के साथ, तो क्या बनता है, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, ये प्लाज्मा प्रोटीन के संयोजन के परिणाम स्वरूप कार्बेमिनो प्रोटीन के रूप में ये संपन्न होता है। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर COOH कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, NH2 एमिनो ग्रुप और COOH कार्बोक्सिल ग्रुप आपका बनाता है। फिर बाइकार्बोनेट के रूप में यहाँ आपको बताया था 70%, यानी सबसे ज़्यादा बाइकार्बोनेट के रूप में इसका होता है। तो अधिकांश प्लाज्मा से जो रेड RBCs हैं आपकी, रेड ब्लड कार्पसेल्स जो होती हैं, वो विसरित हो जाती हैं, और लाल रक्त कणिकाओं के कोशिका द्रव के जल से संयुक्त होने पर क्या बनता है, ये कार्बनिक अम्ल बन जाता है। कार्बनिक अम्ल जो होता है वो लाल रुधिर कणिकाओं में एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसकी, कौन सा एंजाइम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति के कारण होता है। ये कार्बनिक अम्ल के निर्माण की दर प्लाज्मा की अपेक्षा 5000 गुना जो है वो बढ़ जाती है। इस वजह से रुधिर में 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश करके कार्बनिक अम्ल बनाता है। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए वायुकूपिका है, इसके अंदर क्या क्रिया हो रही है, किस तरह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया आपकी हो रही है। ठीक है, इसमें आप देखिए ये प्लाज्मा में तो ये हो रही है आपकी, है ना, H इसके साथ बनाता है ये, यहाँ पर इस थोड़ा सा ये उल्टा हो गया, HB के साथ, है ना, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिल रही है। यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ क्या मिल रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, और साथ में क्या बना रहा है, ये H+ आयन और HCO3। फिर ये जो HCO3 जो होता है, ये HCO3 क्या करता है, H और H+ आयन और HCO3 आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अधिकांश H+ हीमोग्लोबिन से क्या हो जाते हैं, जाकर के और मिल जाते हैं, ये हीमोग्लोबिन से जाकर के H+ मिल जाता है। ठीक है, फिर इसमें रुधिर का जो pH है वो 7.4 स्थिर रहता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक प्रभावशाली अम्ल क्षार मध्यक होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, प्रभावशाली अम्ल क्षार मध्यक होता है, यानी कैसा होता है, ये एसिडिक बेस बफर होता है। और बाइकार्बोनेट आयन जो है, HCO3 आयन जो है, अत्यधिक विसरणशील होने की वजह से लाल रक्त कणिकाओं में से विसरित होकर के कहाँ आ जाता है, प्लाज्मा में आ जाता है। आपके RBC से किस में आ जाता है, प्लाज्मा में आ जाता है। इस समय रुधिर का सामान्य pH तथा विद्युत तटस्थता बनाए रखना आवश्यक होता है। इसलिए जितने बाइकार्बोनेट आयंस लाल रुधिर कणिकाओं से प्लाज्मा में आते हैं, उनकी पूर्ति के लिए उतने ही क्लोराइड्स, यहाँ पे आप देखिए ये क्लोराइड आयन आ जाता है। ठीक है, उतने ही क्या होते हैं, क्लोराइड आयन लाल रुधिर राणु के कोशिका द्रव्य में पहुंच जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे का बैलेंस कर लेते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, इस क्रिया को हैम्बर्गर प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब जितने बाइकार्बोनेट आयंस RBC से बाहर आते हैं, उतने ही क्लोराइड आयन उसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है,
तो इसको क्या बोलते हैं, हैम्बर्गर क्रिया या क्लोराइड शिफ्ट अभिक्रिया भी कहा जाता है। बाइकार्बोनेट आयंस रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित सोडियम और पोटेशियम आयन के साथ मिलकर के क्या क्या बनाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना लेते हैं। ये बाइकार्बोनेट श्वसन तल तक रक्त प्लाज्मा द्वारा पहुंच जाते हैं और वहां पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मुक्त होकर के कहाँ चली जाती है, फेफड़ों में चली जाती है। अब प्लाज्मा में घुलित अवस्था में आपको बताया था 7%। अब CO2 जो है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा 20 गुना ज़्यादा जो है प्लाज्मा में घुलता है, ठीक है। और ये जो क्रिया है केवल 7% भागी जो है इस पे CO2 का संवहन होता है। तो रुधिर प्लाज्मा के जल से क्रिया करके CO2 कार्बोनिक अम्ल बनाता है, ये रहा कार्बोनिक अम्ल बना लेता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जो है वो 3 प्रकार से होती है, जिसमें पहले आपका बनता है कार्बोनिक अम्ल बनता है, बाइकार्बोनेट और फिर प्लाज्मा में घुलित। तो 3 तरह से ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। और अब हमारे आज के असाइनमेंट के प्रश्न, बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन शरीर में कितने प्रतिशत होता है, और श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है। आप फटाफट कॉपी पेन उठाइए और इनके आंसर लिखिए। तब तक हम अगले वीडियो में आते हैं आपके पास। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।